शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज 29 जनवरी 2024 है और दिन है सोमवार। आज के न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाला हिस्सा देखेंगे। एडिटोरियल में दो एडिटोरियल को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। पहला भारत और म्यांमार के रिलेशन को बताता है। हाल फिलहाल में अभी जो वहाँ पर कंडीशन चल रही है, जब से मिलिट्री ने वहाँ पर कब्जा किया है, चुनी हुई सरकार को वहाँ से हटाया है, तब से लेकर के आज तक कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। चाइना किस प्रकार से अपने रिलेशनशिप म्यांमार के साथ में बढ़ा रहा है और भारत को क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पहला आर्टिकल देखेंगे। सेकंड वाला जो आर्टिकल है हमारा, ये जो सेकंड आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में जो प्रॉब्लम चल रही हैं और उसको जो लोग फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। आज के समय में सरकार का कहना है कि डुप्लीकेसी चल रही है, मतलब जो आदमी काम नहीं कर रहा है उसके नाम पर भी हाजिरी जा रही है, उसका आधार कार्ड जॉब कार्ड बना हुआ है। इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम एक नया सिस्टम लेकर के आए हैं, लेकिन इस नए सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, इसको यहाँ पर राइटर ने बताया है। तो पहला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले म्यांमार का एक बेसिक सा मैप हम देख लेते हैं। पार्टिकुलरली ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये मैप म्यांमार का भौगोलिक मैप है। कभी कभी जो चीज़ें हैं जियोग्राफी में मैप के अंतर्गत मोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और जनरली लोकेशन ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि म्यांमार में आपको जो यहाँ पर मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो है शान प्लेटू। तो जो शान प्लेटू है म्यांमार के किस तरफ पड़ता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ से होकर के गुजरता है, शान प्लेटू से होकर के गुजरता है कि नहीं गुजरता है। फिर इसकी ये न्यायप्यूता, ये इसकी कैपिटल हो गए। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इरावाड़ी रिवर काफ़ी यहाँ की महत्वपूर्ण है, और बाकी कुछ कुछ नदियों के किनारे यहाँ पर शहर बचे हुए हैं। और जो डार्क ग्रीन एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इसका माउंटेन्स वाला रीजन है। और यहाँ का सबसे ऊंचा जो शिखर है हकागबो राजी है, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये म्यांमार के नॉर्थ वाले हिस्से में पड़ता है। कुल मिलाकर के देखा जाए म्यांमार ना, यदि हम पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो ये भी कुछ ऊंचा ऊंचा एरिया है, पठारी वाला एरिया है। और नॉर्थ में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। यदि आप पूर्व की तरफ में जाते हैं तो पूर्व की तरफ में भी ये पठार से घिरा हुआ है। तो ये तो रहा म्यांमार बर्मा का जियोग्राफिकल मैप। वहीं यदि हम पॉलिटिकल मैप की बात करें, कौन कौन से देशों के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यदि हम इसके पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो ये बांग्लादेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये वाला हिस्सा आप यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा ये बांग्लादेश के साथ शेयर हो रहा है। इसके बाद और ऊपर की तरफ यदि आप जाएंगे तो बांग्लादेश के ऊपर तरफ में आपको इंडिया की काफ़ी बड़ी बाउंड्री देखने को मिल जाती है। इसके बाद नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे तो नॉर्थ में पूरा, नॉर्थ से आप नीचे की तरफ आइए, ठीक है, नॉर्थ से आप नीचे की तरफ आइए, मतलब पूर्व की तरफ में आइए, तो चाइना के साथ में काफ़ी बड़ी बॉर्डर को ये शेयर करता है। फिर अगली इसकी जो बॉर्डर है वो वियतनाम के साथ में है, थाईलैंड के साथ में है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन इसकी समुद्र से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ थाईलैंड किधर पर पड़ेगा इसका, अंडमान सागर किधर पड़ेगा इसका, इंडियन ओशियन में ये लोकेटेड है। तो बे ऑफ बंगाल, रंगून यहाँ पर महत्वपूर्ण जगह है, अंडमान सागर आप देख सकते हैं और इंडियन ओशियन देख सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण लोकेशन के अंतर्गत। अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं इस एडिटोरियल को। तो अभी म्यांमार में हम देख रहे हैं अनरेस्ट वाली कंडीशन चल रही है, असंतोष वाली कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पर हम एक नज़दीकी नज़र डालना चाहते हैं।
म्यांमार की राजनीतिक रूप से खंडित होने के कारण भारत को फिर से सुधार करने की जरूरत है इसकी नीति में। म्यांमार के राजनीतिक रूप से खंडित होने की हम खबर सब तरफ से सुन रहे हैं, तो भारत को अभी अपनी जो पॉलिसी चल रही है ना उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। शुरुआत एडिटोरियल की करी जाती है कब से? जब से यहाँ पर मिलिट्री ने सत्ता में कब्जा किया है। फरवरी में म्यांमार की सत्ता पर सेना का कब्जा हुए 3 साल होने वाले हैं। कितने साल होने वाले हैं? 3 साल होने वाले हैं। यदि हम जो वहाँ की मिलिट्री ने जो कू किया था, वहाँ पर चुनी हुई सरकार को जो गिराया था, उसको अभी तक 3 साल होने वाले हैं। आप देखते हैं कि सेना ने क्या काम किया। आंग सान सू की सरकार को गिरा दिया। बोला इन्होंने चुनाव में धांधली किया है तब जाकर के ये जीती हैं, इसलिए हम फिर से चुनाव कराएंगे। शुरू में तो उन्होंने ये बहाना बनाया था। तो उन्होंने क्या काम किया है? आर्मी ने ओवरथ्रो कर दिया है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के हेड उस समय हुआ करती थी आंग सान सू की को, एंड को प्रॉम्प्टेड ए मैसिव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके बाद तख्ता पलट ने एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित किया था। बड़े पैमाने पर लोग आंदोलन पर उतर आए थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगली जो घटना कुछ दिन के बाद घटित हुई थी वो थी मेकिंग पीडीएफ्स। अब ये किस प्रकार का पीडीएफ है? पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस, शॉर्टकट में इसको पीडीएफ बोला जा रहा है। तो यहाँ के जो पार्लियामेंट थे इन्होंने फॉर्मली नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, इन्होंने किसका निर्माण किया था? इन्होंने फॉर्म किया था नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जिसके चलते चलते पीपुल्स डिफेंस फोर्स का गठन हुआ एंड कॉल्ड फॉर एन आर्म अपराइजिंग। और फिर क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह के लिए बोला गया। तीसरे नंबर में हम देखते हैं मुख्य जातीय सशस्त्र संगठनों और सेना के बीच में जो शांति स्थापना है वो काम नहीं आ रही है, क्योंकि संघीय लोकतंत्र की स्थापना का पूर्व का उद्देश्य अब सेना की तानाशाही के तहत संभव नहीं होने वाला है। शांति चाह रहे थे, वो शांति स्थापित नहीं हो सकती क्योंकि मिलिट्री अब डेमोक्रेसी को स्थापित करने वाली नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेना पर हमले करे जा रहे हैं। किसके द्वारा? लोग जो कि खुश नहीं है यहाँ की मिलिट्री से, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वापस आना चाहिए। अराकान आर्मी की बात करें, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एंड टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, सब ने मिलकर के लॉन्च किया है कोऑर्डिनेटेड अटैक मिलिट्री के ऊपर एंड इन्फ्लिक्टेड मैसिव लॉसेस ऑन द मिलिट्री इन द सान स्टेट। और इससे क्या हुआ है? आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचा है। सान राज्य में सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद हम पालेटवा टाउन लोकेशन की बात करेंगे। पालेटवा शहर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के लगभग लगभग किनारे में ही लोकेटेड है। ये देश की पश्चिमी सीमा पर है और भारत की, और बोला जा रहा है इंडिया की जो कलादान प्रोजेक्ट है इस करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ अराकान आर्मी। इंडिया का जो कलादान प्रोजेक्ट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? अराकान आर्मी कंट्रोल कर रहा है। सेम टाइम में सगाइंग, बागो, मागवे जैसे बहुसंख्यक बामर जाति समुदाय के निवास वाले क्षेत्रों में भी प्रतिरोध में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है। और पीडीएफ ने, मतलब जो इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया था लोगों ने मिलिट्री को काउंटर करने के लिए, काफ़ी कहना चाहिए ज़मीनी हकीकत इन्होंने हासिल करी है, ज़मीन भी हासिल करी है। अब हम डिसकॉन्टेंट एंड टेरिटोरियल लॉस की बात कर रहे हैं, असंतोष और क्षेत्रीय हानि की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिलिट्री आखिर चाहती क्या है। यदि तख्ता पलट का एक उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, तो म्यांमार की सेना शानदार ढंग से विफल रही है। वो ये सोच रही थी कि राष्ट्रीय एकता को हम मजबूत करेंगे, तो म्यांमार की जो सेना है ना वो विफल रही है, सफल नहीं हो पाई है।
वास्तव में तो बात यह है फैक्ट वाली कि मिलिट्री ने स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, कॉन्सिडर कर लिया है लार्ज ट्रैक्ट ऑफ टेरिटरी टू द एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड पीडीएफ। मतलब मिलिट्री ने इस फैक्ट को स्वीकार कर लिया है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ ज़मीन हमारी हड़प ली है। लेकिन सशस्त्र समूहों के हाथों क्षेत्र पर नियंत्रण खोना सेना के लिए कोई नई बात नहीं है कि भाई इन्होंने हमारी इतनी ज़मीन हड़प ली। सेना ने अक्सर जाति सशस्त्र समूह और अब समाप्त हो चुकी कम्युनिस्ट पार्टी ओ बर्मा के हाथों अपनी ज़मीन खो दी है, लेकिन बाद में कुछ नुकसान की भरपाई भी उसने करी है। ऐसा नहीं कि उसको हमेशा नुकसान ही होते रहा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सैंक्शन जो उसके ऊपर लगे हैं एंड उसकी जो मिलिट्री है वो क्या सोचती है। जब इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए गए थे तो धीरे धीरे करके सैंक्शन भी हटाते गए। अब कहीं से यदि दो पैसा उनको कमाना है तो सैंक्शन हटाना उन्होंने चालू कर दिया। सैंक्शन हटाए गए थे 2010 से लेकर के 2020 के बीच में। फिर आप देखते हैं मिलिट्री ने एक्वायर कर लिया था एयर एंड आर्मी इक्विपमेंट को। मतलब एयरफोर्स से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड इक्विपमेंट के ऊपर इसने कब्जा करना चालू कर दिया। कोप के जो लीडर हैं इन्होंने फायर पावर का इस्तेमाल किया इवन ऑन अनआर्म्ड सिविलियन के ऊपर आप आर्मी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के चलते चलते सिग्निफिकेंट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए तो लोगों के बीच में ये रोष पैदा हो गया। एंड नेबरिंग कंट्रीज फेसिंग रिफ्यूजी क्राइसिस, और आजू बाजू के जो देश हैं वो फेस कर रहे हैं कि म्यांमार से लोग भाग भाग करके हमारे देश आ रहे हैं शरण लेने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो मिलिट्री पर्सनल है अब वो लोग भी परेशान हो गए हैं। लेकिन अब देखा जाए तो पिछले वर्ष में काफ़ी बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों ने जाति सशस्त्र संगठनों और पीडीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। कुल मिलाकर के कई लोग ज्वाइनिंग भी करने लगे हैं। एक महीना पहले की यदि हम बात करें, टू एवेड एन अटैक बाय रेजिस्टेंस ग्रुप ओवर 150 म्यांमार सोल्जर मूव इनटू इंडियन एंड सरेंडर। बोला जा रहा है कि जब ये लोग इस प्रकार के यहाँ की जो मिलिट्री है इन संगठनों से जब सामना कर रही थी ना, तो उनका सामना करते करते एग्जाम्पल के तौर पर 150 म्यांमार सोल्जर्स इंडिया की तरफ आए और इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सैन्य अधिकारियों को यदि हम इनके ऑफिसर्स की बात करें, सर्व विद सीवियर पनिशमेंट फॉर फेलियर टू स्टॉप डिजर्सन गिव अप, सजेस्टिंग दैट मिलिट्री कोहेसन इज कमिंग अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस। ये सारी बातें क्या बताती हैं कि जो मिलिट्री की जो एकता है, मिलिट्री की जो पावर है, धीरे धीरे करके वो कमज़ोर हो रही है। अब हम बात करते हैं चाइना एंड चाइना किस प्रकार से इस क्राइसिस से निपट रहा है। चाइना ने इस क्राइसिस से निपटने के लिए मल्टी लेयर वाली स्ट्रेटजी अपनाई है अपने इंटरेस्ट को पाने के लिए। इंटरनेशनल प्लेटफार्म में चाइना हमेशा इन सब चीज़ों में आगे ही रहा है, इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए। तो चाइना रोबस्टली डिफेंड्स द म्यांमार मिलिट्री फ्रॉम इंटरनेशनल सेंसर। तो इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के चाइना की मिलिट्री का समर्थन ही किया है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो म्यांमार की उत्तरी सीमा की यदि हम बात करें और साथ ही साथ में जो वेरियस एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन है म्यांमार के नॉर्दर्न बॉर्डर में, इनके भी चाइना के साथ में क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं। मतलब किसी की के साथ में भी यहाँ पर चाइना ने अपने रिश्ते को ख़राब नहीं किया है। और इसकी संभावना नहीं है कि शान राज्य में विद्रोह उसके पैमाने को देखते हुए चीनी सहमति के बिना हो सकता है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर चाइना का थोड़ा बहुत हाथ जरूर रहा है। इसके अलावा ये अफवाह फैलाई गई है कि बीजिंग ने यूज़ किया था एथनिक्स अलायंस को ताकि वो ख़त्म कर सके ऑनलाइन स्कैम को एंड क्रिमिनल सिंडिकेट्स को, जो कि क्या हमको देखने को मिल रहा है, दैट वर फ्लीसिंग मिलियंस फ्रॉम चाइनीज सिटीजन्स। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, जो चीनी नागरिकों से लाखों लोग लूट रहे थे ना, तो
ये जो लूटपाट हो रही थी, ठीक है, तो इसमें भी इसका हाथ रहा होगा, ऐसा कहीं कहीं पर अफवाह फैलाया जाता है। 5वें नंबर में बोला जा रहा है कि बीजिंग वाज एबल टू गेट द रेबल एंड द म्यांमार आर्मी टू एग्री टू ए सीज फायर। बीजिंग ही वो एक ऐसा देश है जिसने यहाँ की जो हाँ हथियार उठाए वाले समूह हैं उनको और वहाँ की जो मिलिट्री है दोनों के बीच में सीज फायर के लिए एग्री कर लिया था। आगे आर्मी धीरे धीरे करके जो अपनी टेरिटोरी है वो खोते जा रही है। कैसे खोते जा रही? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना उन्होंने हथियार उठाना चालू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस नहीं ले पा रही है, कुछ कुछ एरिया इसका वापस आया भी है। अब हम बात करते हैं आसियान की, क्योंकि आसियान का भी एक मेंबर कंट्रीज़ है म्यांमार। तो आसियान कितना सफल हो पाया है यहाँ पर शांति स्थापित करने में। तो जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, शॉर्टकट में इसको आसियान बोला जाता है, हैज़ आर्टिकुलेटेड ए 5 पॉइंट कंसेसस। इसने 5 पॉइंट की कंसेसस लेकर के आया था। मतलब कंसेसस का मतलब होता है सहमति। 5 पॉइंट पर सहमति बनाया था। एंड डिनाइड द म्यांमार मिलिट्री ए प्लेस एट इट्स समिट। और क्या यहाँ पर आप देखते हैं, म्यांमार की सेना को अपने शिखर सम्मेलन में जगह देने से उसने इनकार कर दिया था। हम देख रहे हैं कि बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। म्यांमार में आसियान के विशेष दूत को सभी संबंधित हितधारकों के साथ सार्थक बातचीत करने से रोका गया था। इसलिए आसियान म्यांमार की राजनीति को बदलने में सक्षम नहीं रहा है। लेकिन कुछ आसियान सदस्य अपनी पारंपरिक मतलब कि इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। हालांकि अब लोग बोलना चालू कर रहे हैं और अब म्यांमार तख्तापलट की तीव्र आलोचना भी होने लगी है। थाईलैंड का भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में, क्योंकि थाईलैंड ने काफ़ी प्रयास किए हैं। थाईलैंड इसके साथ में 2416 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। थाईलैंड एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालता है म्यांमार की राजनीति में। लास्ट ईयर हम देखते हैं थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरेक्ट किया था म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप के साथ में। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ की जो इम्प्रिजन्ड है आंग सान सू की, उनसे भी मुलाकात करी थी। थाईलैंड होस्ट एंड इंगेज विद द म्यांमार एक्साइल ऑर्गेनाइजेशन। म्यांमार के जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जिनको सेना ने बोल दिया है कि ये अवैध हैं, उनके साथ में भी इन्होंने एंगेजमेंट किया रिसेंट पास्ट में। एंड कुछ एफर्ट किए थे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकें। अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत इस मामले में कितना आगे है और क्या करने की भारत को ज़रूरत है। तो नई दिल्ली आखिर क्या कर सकता है? भारत म्यांमार में जो विस्थापित समुदाय हैं, यहाँ के जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, मिलिट्री के अत्याचार को सह रहे हैं, इनको मानवीय सहायता पहुँचा सकता है यहाँ पर। ठीक है, भारत ये काम कर सकता है। लेकिन इस प्रकार की जो इनिशिएटिव रहेगी ना, कुड आल्सो रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ रिफ्यूजी इनटू इंडिया। इस प्रकार के कदम यदि भारत ने उठाया तो जो रिफ्यूजी भारत आ कर के रह रहे हैं ना, उनको भी आप रोक सकते हैं और आपका नाम भी होगा। और इसका जो इंगेजमेंट है म्यांमार के साथ में, इंडिया शुड फैक्टर इन 3 पॉलिटिकल रियलिटीज़। इनको 3 रियल पॉलिटिक्स को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मिलिट्री हमेशा ये हिंट देते रही है कि हम जो है इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे अंडर प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक तौर पर यहाँ पर हम चुनाव करवाएंगे। बट हैज़ फेल्ड टू डू सो बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू इंश्योर सफिशेंट स्टेबिलिटी इन द कंट्री। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं चल रही। सेकंड नंबर की बात जो है, यहाँ पर कोई ऐसा बेहतरीन लीडर नहीं है, करिश्माई लीडर नहीं है, ठीक है, एंड मीनिंगफुल इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते चलते हम यहाँ पर फिर से प्रजातंत्र की वापसी नहीं देख रहे हैं। तीसरे नंबर की बात यह है, इंडिया को ये भी समझना है
कि आज के समय में यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बटी हुई है। जैसे कि मिलिट्री अलग है, एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गए हैं, पीडीएफ हो गए हैं। यहाँ पर अलग अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है इसके अलग अलग पार्ट में। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना अपनी ज़मीन हासिल करने की बजाय खोते जा रही है। शायद अब समय आ गया है कि भारत सभी स्टेक होल्डर के साथ में बातचीत करे और अपनी म्यांमार नीति को फिर से तैयार करने की कोशिश करे। इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो मनरेगा स्कीम से रिलेटेड है। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत गांव वाले क्षेत्र में जो अनस्किल्ड लेबर है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, ज़्यादा स्किल नहीं है उनके पास में, ऐसे लोगों को 100 दिन का रोज़गार कराने के लिए सरकार कानूनी गारंटी देती है। ठीक है, इसके लिए लोगों को जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारे संशोधन सरकार करते चले आ रही है। नया जो संशोधन किया गया है वो इसके पेमेंट को लेकर के है। पेमेंट को लेकर के संशोधन करने का मकसद सरकार का ऐसा ही है कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति काम करने नहीं जा रहा उसका नाम भी जोड़ दिए हैं और उसको भी पेमेंट दे रहे हैं। आधा लोग सरपंच सचिव खा रहे हैं और आधा लोग उस व्यक्ति के पास जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार नए नए सिस्टम लेकर के आ रही है। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें, शॉर्टकट में इसको ABPS बोला जाता है। ये जो सिस्टम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, मतलब लोग इससे बाहर हो जा रहे हैं एंड साथ ही साथ में इनके और जो राइट्स हैं ना वो प्रभावित हो रहे हैं। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें मनरेगा में, 1 जनवरी की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य बना दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत। ये ना 5वीं डेडलाइन के बाद हम देख रहे हैं, 5 बार एक्सटेंशन मिल चुका है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, disregarding several memorandum by worker to the ministry not make ABPS मंत्री। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं ना, सरकार को कई बार खत लिख चुके हैं, कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं कि आप इसको लागू मत करिए। मनरेगा में जो पेमेंट सिस्टम है ना वो 2 प्रकार से दिया जाता है। एक है डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा और दूसरा है ABPS सिस्टम, खाता पर आधारित है। तो इसके लिए जो वेज ट्रांसफ़र यूज़ द वर्कर नेम, बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच, ऐसे करके आपको पेमेंट हो जाएंगी। सेकेंड नंबर का सिस्टम चलता है ABPS वाला। नॉर्मली क्या है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। सेकेंड वाला सिस्टम ऐसा हो गया है, सरकार कह रही है कि जो वर्कर का आधार नंबर जॉब कार्ड में आप उल्लेखित करिए। इसका मतलब ये है जो ऑथेंटिकेटिंग हर जॉब कार्ड डिटेल विद द आधार डाटाबेस। अब आधार के डाटाबेस के साथ में आपके जॉब कार्ड की जो डिटेल है वो मैच कराई जाएगी। ठीक है, अब जो ऑथेंटिकेशन है, वेरिफिकेशन है, वो सक्सेसफुल कब हो सकता है, जब जॉब कार्ड में और आधार कार्ड में आपकी जो जेंडर है, स्पेलिंग है, मैच करना चाहिए आधार के डाटाबेस के साथ में। कहीं पर भी गड़बड़ यदि हुई तो फिर पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। सेकेंड नंबर की बात यह है, उनका जो आधार कार्ड है बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये कंडीशन पैदा कर दिए हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो आधार है अकाउंट के साथ में लिंक नहीं है। तीसरे नंबर की बात यह है, जो आधार नंबर है ईच वर्कर का मस्ट बी मैप्ड करेक्टली थ्रू देयर बैंक ब्रांच। इसके बाद जो बैंक की ब्रांच है वो भी आधार कार्ड से सब फिर मिलान करने वाली है और इसके लिए जो है सॉफ्टवेयर मैपर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, विच एक्ट एज क्लियरिंग हाउस ऑफ ABPS। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो जो आधार नंबर है वो फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर काम कर रहा है। इसी के माध्यम से कैश ट्रांसफ़र हो रहा है
आधार लिंक बैंक अकाउंट में। अब कहीं पर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी होती है, गलती होती है ना, इसका मतलब ये है कि आपको काम नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा और इज़ नॉट पेड इन देयर प्रीफर्ड अकाउंट। और आप बोल रहे हैं यहाँ डालो वहाँ डालो, वो नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार से देखा जाए ना, इससे क्या होगा, नतीजतन श्रमिकों को इन तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए सैकड़ों रुपया खर्च करने पड़ते हैं और अपनी आजीविका के कई दिन गंवाने पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के, उसको मूल्यांकित करते हैं। तो गवर्नमेंट के क्या क्या क्लेम हैं और क्या क्या फैक्ट हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सरकार कह रही है एबीपीएस सिस्टम के माध्यम से जो जॉब कार्ड डुप्लीकेट बन रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ में जो वेज पेमेंट में डिले हो रहा है उसको भी हम कम करेंगे। हैव लोअर पेमेंट रिजेक्शन, और बोला जा रहा है कि पेमेंट का जो रिजेक्शन है इससे लो रहेगा। लेकिन जो फैक्ट वाली बात ये है, ठीक है, डुप्लीकेट को हटाने की वास्तविकताएं भी अभी त्रुटि से भरी हुई हैं। जॉब कार्ड हटाने में अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं पर कोई सार्वजनिक रूप से ऑडिटिंग नहीं हुई है अभी तक, और इस तरह के प्रैक्टिस के लाभों का आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। हालांकि दो रिसेंटली पब्लिश रिसर्च पेपर आए थे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आधार कार्ड में कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं या फिर अकाउंट में कौन कौन सी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, जॉब कार्ड में भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इससे पता चला है कि देखिए, ऑफिशियल हैव रिसोर्टेड टू डिलीटिंग जॉब कार्ड ओविंग टू प्रेशर फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट टू मीट 100% ऑफ द आधार सेडिंग टारगेट। मजबूरी में इनको क्या काम करना पड़ जा रहा है, आधार कार्ड डिलीट करना पड़ जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट का प्रेशर है। अब हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूनिट है वो अलग अलग है और ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रही है, यहाँ अथॉरिटी अलग बैठे हैं, वहाँ ऑफिसर अलग बैठे हैं, इसी के चलते चलते जो रूरल एरियाज है इसमें स्पेलिंग मिसमैच होते रहती हैं। यहाँ तक कि UIDAI ने ये सर्टिफाई किया है कि केवल बायोमेट्रिक मान्य रहेगा, बाकी नाम वाम कुछ भी गड़बड़ी अड़बड़ी है तो भी चल जाएगा। इसके बावजूद भी आप देखते हैं उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं आप। एक पेपर में अंजोर भास्कर, अर्पिता सरकार, प्रीति सिंह ने प्रेजेंट किया था कुछ टेस्टीमनीज मतलब गवाही देना ऑफिशियल्स लोगों को, हु एस्क्राइब द रीजंस फॉर सच रैम्पेड डिलीटेशन टू प्रेशर टू मीट आधार सीडिंग टारगेट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, हम आधार को डिलीट कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि भाई हमें ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है। साथ ही साथ में इन लोगों को कहना है कि जो सरकार के दावे हैं ना, ये भी बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। फिर लोकसभा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका क्या आंसर मिलता है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लोकसभा में ये जवाब दिया था कि लगभग 247% इंक्रीज़ हुआ है जॉब कार्ड के डिलीटेशन में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, यदि हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो पिछले लास्ट 2 साल में ही जॉब कार्ड्स ऑफ ओवर 7 करोड़ वर्कर गॉट डिलीटेड। इतने सारे जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं ताकि हम जो कदम उठाए हैं उसको प्रूव कर सकें कि अच्छा हुआ है। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब, खुद के डेटा के हिसाब से यदि हम देखें 11 जनवरी 2024 तक आउट ऑफ टोटल 25.6 करोड़ रजिस्टर्ड मनरेगा वर्कर, ठीक है, 25.6 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए मनरेगा वर्कर के तौर पर। इसमें से मात्र 16.9 करोड़ वर्कर योग्य रहे थे एबीपीएस स्कीम के अंतर्गत। अब कुल मिलाकर के मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है ना, मिनिस्ट्री अपने आप को जस्टिफाई कोशिश करने की कोशिश कर रही है कि एबीपीएस हमने मैंडेटरी क्यों किए हैं, और ये प्रेस रिलीज़ किया गया था 1 जनवरी 2024 को।
लेकिन इसके लिए इसको सपोर्ट करने के लिए किसी प्रकार का क्रेडिबल्स एविडेंस नहीं है जो कि बताए कि इनका जो डिसीजन है वो ठीक ठाक है। एक वर्किंग पेपर है जो कि रिलीज़ किया गया था एक पब्लिक रिसर्च एंड एडवोकेसी ग्रुप लिबटेक के द्वारा, उसने रेफ़र किया है, जो क्लेम करता है कि देखिए यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट गेन नहीं है एबीपीएस के साथ में, ठीक है, एबीपीएस बैंक अकाउंट पेमेंट के साथ में, एंड इट इज़ जस्ट 3% मोर इन केस ऑफ एबीपीएस। और यदि इससे अंतर भी आ रहा है ना तो मात्र 3% का ही अंतर आने वाला है। और बोला जा रहा है जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है, ये जो 3% गेन है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण गेन हो जाता है। अब सरकार इस प्रकार के पेपर को, इस प्रकार की चीज़ों को किस रूप में देखती है, ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि निष्कर्षों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और गलत तरीके से उद्धृत किया गया है कि पेपर एबीपीएस का समर्थन कर रहा है। हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो ये जो सैंपल है 3.2 करोड़ वेज ट्रांजैक्शन पर आधारित है। द पेपर एनालाइज इफ देयर इज एनी स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टाइम टू ट्रांसफ़र वेजेस यूजिंग अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम। 3.2 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करे हैं। ये पेपर एनालिसिस करता है कि क्या यहाँ पर कोई स्टैटिकली सिग्निफिकेंट अंतर आ रहा है, किसमें, समय में, क्या समय की बचत हो रही कि नहीं हो रही है। यदि ऑल ट्रांजेक्शन दो पेमेंट मोड का इस्तेमाल करें और इसको हम कंसिडर लेकर के चलें, देन वन ऑब्जर्व दैट एबीपीएस वाज क्विकर। उस समय आप ये बोलेंगे कि एबीपीएस सिस्टम तेज रहा था और इसमें मात्र 3% का ही अंतर रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लाभ के दावों को चर्चा का विषय माना जा सकता है। लेकिन लिबटेक की जो स्टडी है इसमें मात्र 3 करोड़ ट्रांजैक्शन ही लिए गए हैं। और सैम्पल डाटा सेट में यदि हम बात करें तो जो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिकल साइंस है वो डिक्टेट करता है, डिक्टेट करना मतलब निर्देशित करना, बताना कि ओनली इफ द डिफरेंस इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट कैन वी क्लेम दैट वन पेमेंट सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन अदर। तो देखिए, केवल यदि अंतर स्टैटिकली रूप से महत्वपूर्ण है तभी हम ये दावा करेंगे कि एक भुगतान प्रणाली दूसरे वाले से बेस्ट है। लेकिन जो अंतर आया है वो बहुत ज़्यादा नहीं आया है, इसी के चलते चलते आप ये नहीं कह सकते कि ये तेज़ है वो स्लो है। गवर्नमेंट ने क्लेम किया है लोअर रिजेक्शन रेट का एबीपीएस में, यदि हम कंपेयर करें अकाउंट बेस्ड पेमेंट में। उनका कहना है कि इसमें रिजेक्शन कम होता है, अकाउंट नंबर में जो पेमेंट डालते हैं उसमें रिजेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। और बाद में फिर यही सारी बातें हैं समरी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करी जाती हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ, और जो पहली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो नीतीश कुमार से रिलेटेड है। नीतीश ने फिर से अपनी पार्टी को चेंज कर लिया है और फिर से ये बीजेपी में चले गए हैं और फिर से एक बार सीएम पद की शपथ ली है। तो जेडीयू ने बिहार में जो महागठबंधन है उससे नाता तोड़ लिया है, अब ये बीजेपी में शामिल हो गई हैं। राजद का कहना है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम और 6 मंत्रियों ने शपथ लिया है और बोला जा रहा है कि जो कैबिनेट है उसका जल्दी से विस्तार होने वाला है। नीतीश का कहना है वो बिहार के हित में काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि वो जहां थे वहीं से उन्हें आज़ादी मिल गई है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने रविवार को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। 2015 के बाद से राजनीतिक कंडीशन की यदि हम बात करें ना तो ये इनका 5वां बदलाव है। वो भाजपा के नेतृत्व वाले राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ने के सिर्फ 18 महीने हुए थे और फिर से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इनके साथ ही साथ में आप देखेंगे
उनके साथ में भाजपा के 2 मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो चीन का BRI प्रोजेक्ट को लेकर के है। हाल फिलहाल में देखा जाए नेपाल, ठीक है, चीन की जो BRI प्रोजेक्ट है इसके ऊपर सिग्नेचर करने वाला है। तो देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण अभी फैसला हो सकता है। चीन एंड नेपाल साइन करने वाले हैं कि इम्प्लीमेंट BRI प्रोजेक्ट को हम लागू करें। नेपाल एंड चाइना साइन करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्लान और बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव प्लान को बहुत जल्दी ही। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है शनिवार के दिन। और ये चीज़ आप देख रहे हैं 7 years आफ्टर द टू नेबर्स inked an agreement to undertake ambitious Beijing backed infrastructure project in the Himalayan nation। 7 साल बाद ये सहमति बन पाई है कि चाइना अब इस हिमालयन नेशन में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पर फैला पाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि चाइना भी समुद्र के माध्यम से और रोड के माध्यम से देखिए पूरे यूरोप को जोड़ने की बात कर रहा है। महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल होने वाले हैं। रोड इनिशिएटिव से आप देख सकते हैं चाइना जुड़ेगा। इसके बाद समरकंद, दुशांबे, बिश्केक मतलब उज़्बेकिस्तान वाला हिस्सा, तेहरान हो गया, इस्तांबुल हो गया, और उधर से आप जाएंगे तो रसिया जुड़ गया है, जर्मनी जुड़ गया है, और रोटरडैम है, डिसबर्ग है, वेनिस है। तो ये रास्ता वाला है, रास्ते के माध्यम से जोड़ेगा। दूसरा जो इसका रूट है ना वो समुद्र वाला रूट है। जैसे इंडिया को जोड़ दिया इधर, श्रीलंका इंडिया की तरफ से आएगा एक रास्ता, एक कोलंबो श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, और इधर से कहाँ चला गया वो, केन्या, डिजिबूती, ठीक है, एथेंस। ये यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को जोड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले बेसिक हम देखते हैं। BRI प्रोजेक्ट की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टी फैसेटेड गवर्नमेंट स्ट्रेटजी को, जिसके माध्यम से ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था और इसके माध्यम से साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, इन सब को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। मतलब लैंड एंड सी के माध्यम से फिर से जोड़ने का काम चाइना करेगा। शुरू में इस प्रोजेक्ट को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको BRI के तौर पर रीनेम कर दिया गया ताकि और भी ज़्यादा ओपन एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव के तौर पर इसको रखा जा सके। इसमें 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड सेकंड नंबर का है मैरीटाइम सिल्क रोड। इसके बाद वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो लाफिंग गुल से रिलेटेड है। इसको स्पॉट किया गया है इंडिया में। तो देखते हैं ठंडी के टाइम में हम माइग्रेटरी बर्ड हमारे देश की तरफ में आते हैं। उधर जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लग जाती है ठंडे देशों में, तब वहाँ से हमारे इधर पर ये पक्षी आते हैं, ठीक है। तो जो माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिली है, इसने ट्रैवल किया है 1000 ऑफ किलोमीटर। ये नॉर्थ अमेरिका से कहाँ पहुँची है, चितरी एस्चुरी, ये पड़ता है कसारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। एक्सपर्ट कंफर्म द फाइंडिंग बाय बर्ड वाचर श्रीकांत। कैसे करके ये लोग कंफर्म किए हैं, बर्ड वाचर ने इनको देखा है। यदि हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो इसको जो है ना लीस्ट कंसर्न पॉपुलेशन, इसको जो है लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। लाफिंगल उत्तर और दक्षिण अमेरिका की मध्यम आकार की आपको बर्ड है, ठीक है। और ये जो है ना एक सर्वाहारी टाइप से माना जाता है पक्षी, मतलब सब कुछ खाता है। ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन और उत्तर दक्षिण अमेरिका के अटलांटिक तट के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाती है और वहाँ पर रहने का काम करती हैं।
लाफिंग गल की हम बात कर रहे हैं, एक माइग्रेटरी बर्ड है, नॉर्थ अमेरिका से आई है। ठीक है, इसको हम देखे हैं पहली बार हमारे देश में चितरी एस्चुरी कासारगोड डिस्ट्रिक्ट में। ये जो बर्ड है अपने आप में एक यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स पैदा करती है, ऐसा लगता है कि हंस रही है। हैज़ ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू द कोस्टल रीजन ऑफ द स्टेट।